Assalamu alaikum. Today I am going to talk about osteoarthritis. Osteoarthritis के बारे में हम पढ़ेंगे कि osteoarthritis क्या है। Osteo का मतलब है bone, आर्थ्रॉन का मतलब है joint and itis का मतलब है inflammation. And ये क्या है? ये एक degenerative disease है और wear and tear arthritis है. It is a very common condition which can affect any joint in the body. Osteoarthritis is the most common form of arthritis, affecting millions of people worldwide. It occurs when the protective cartilage that cushions the end of your bones wear down over time. Although osteoarthritis can damage any joints, the disorder most commonly affects joint in your hands, knees, hips and spine. हमारे जो बोन्स होते हैं उन बोन्स के ऊपर मतलब जहाँ पे दो बोन्स जॉइंट्स बनाते हैं उन दोनों बोन्स के ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज मूवमेंट के समय दोनों बोन्स को फ्रिक्शन होने से बचाती है। ये कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है? मतलब जहाँ पे दो बोन्स ज्वाइंट हो रहे हैं वहाँ पे कार्टिलेज है और इस कार्टिलेज का फंक्शन है दोनों बोन्स को फ्रिक्शन होने से बचाना। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ये जो कार्टिलेज की लेयर होती है ये इस बोन से निकलने लगती है, मतलब ये बोन से और घिसना शुरू हो जाता है। ये कार्टिलेज कार्टिलेज जो है ये निकलने से जॉइंट में फ्रिक्शन आ जाता है। जब ये घिसना शुरू हो जाता है और जब ये निकलने लगती है तो जो जॉइंट है वो उसमें क्या आ जाता है? फ्रिक्शन आ जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट को स्वेलिंग हो जाता है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में होता है। पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट को स्वेलिंग आती है, पेशेंट को फ्रिक्शन हो जाता है जॉइंट्स के बीच में। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक कॉमन कंडीशन है। आजकल मिलियंस जो लोग हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है और ये ज़्यादातर जॉइंट्स में इफ़ेक्ट करता है। हिप्स में हो जाता है ये ज़्यादा, नीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नीज़ में जो है बॉडी वेट भी पड़ता है और ये लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है नीज़ में ही करता है। एंड स्पाइन में हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो हैंड्स के जॉइंट्स हैं उनमें हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज़्यादातर ये उन्हीं जॉइंट में पाया जाता है। अब है क्लासिफिकेशन, उसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कॉमन है और उसका जो काज है वो अननोन है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल में हो जाता है और इसमें क्या होता है? वियर एंड टियर। ये आता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या है? वो इंजरी की वजह से भी हो जाता है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, और अगर इन्फेक्शन है उसकी वजह से डिफॉर्मिटी, ओबिसिटी एंड हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये क्या है? सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है कि ये जो फर्स्ट क्या है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन काज करता है, डिजेनरेशन होता है। सेकेंड जो है ये बून को इफेक्ट करता है और थर्ड क्या है, जो बून में बूनी सपर काज करता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन काज करता है और लिगामेंट्स में इफ़ेक्ट करता है, लिगामेंट में टियर काज करता है। लिगामेंट में टियर होने की वजह से मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है और ये हम मसल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। मसल्स में स्टिफनेस काज करता है और मसल्स में पेन हो जाता है फिर, जिसकी वजह से और जो है रेंज ऑफ मोशन पे इफ़ेक्ट करता है। पेशेंट जो है वो अच्छे से चल नहीं पाता है, वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पाता है, उसके जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ये और क्या है, साइनोवियम जो है वो साइनोवियम को भी रिड्यूस करता है। साइनोवियम जो है वो एक फ्लूइड है जॉइंट्स में, जॉइंट के बीच में पाया जाता है वो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो है वो स्पेस रिड्यूस करता है।
तो जॉइंट जॉइंट रिड्यूस की वजह से, क्योंकि वो जॉइंट्स में वो कम करता है ये स्पेस, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से जब इंसान चलता है, कोई भी मूवमेंट करता है, तो कट कट आवाज़ आना शुरू हो जाता है पेशेंट में। और जब भी पेशेंट रनिंग करे या वॉक करे तो उसमें कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं क्रीपिटस साउंड। अब ये देखते हैं पैथोजेनेसिस। द पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन ड्यू टू एन एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ chondrocytes in articular cartilage and the inflammatory cells in the surrounding tissue. अब है रिस्क फैक्टर्स। एज, इंक्रीजिंग द एज इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जितना एज बढ़ेगा उतना जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस भी देखने को मिल रहा है, मतलब एज के साथ साथ जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस खुद ही आ जाता है पेशेंट में। जेंडर जो है, वुमेन आर ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस देन मेन। जो औरतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनमें ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं उनमें हो जाता है। ट्रॉमेटिक इंजरी अगर किसी पेशेंट में लग जाती है तो उनको भी हो जाता है। पर्सन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर फैमिली में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आगे आके भी पेशेंट को हो सकता है। पर्सन वर्किंग इन कंस्ट्रक्टिव साइट्स, हेल्थ केयर सेटिंग्स, फैक्ट्रीज, कारपेंटर्स वर्कर्स एंड फार्मिंग। वो लोग जो फार्मिंग में काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग में काम करते हैं और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत काम करते हैं, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। सपोर्ट्स पर्सन जो है, जो बॉक्सर्स होते हैं या जो साइकिल चलाते हैं बहुत ज़्यादा, या जो फुटबॉल खेलते हैं बहुत ज़्यादा, बेसबॉल जो है, जो प्लेयर्स होते हैं उनमें वो रनिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटी, फॉर एग्जांपल बोन लेग्स एंड नॉक लेग्स। जो भी बार बार अगर बहुत काम कोई करे तो उसके जॉइंट्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, स्ट्रेस आ जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा है। और जो बोन डिफॉर्मिटी है, अगर जिनको हम बोन लेग्स और नॉक लेग्स जो होते हैं, उनमें भी क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। यह है रिस्क फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट जो है नोडल जनरलाइजेशन क्या है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा हैंड है, हैंड के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये क्या है, ज़्यादातर इफ़ेक्ट कौन करता है, DIP, डिस्टल इंटरफेरल जॉइंट में ज़्यादा, और PIP में भी होता है। जो DIP हो उसको बोलते हैं हर्बर्डेंस नोड्स, एंड जो PIP में जो इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं बोकार्ड्स नोड्स। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, टारगेट पैटेलोफिमोरल एंड मीडियल टिबियोफिमोरल कॉम्प्लेक्स, नी पेन, जर्की, एसिमेट्रिकल गेट, वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब जब अगर नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्या हो जाता है, पेन हो जाता है नी में, और उसका जो पेशेंट का चलने का तरीका है, जो गेट है, गेट मतलब वे ऑफ वॉकिंग, वो कैसे चलता है, उसको वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। वीकनेस आ जाती है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो हमारे हैं उसमें वीकनेस आती है, और रिस्ट्रिक्टेड होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जो नी बंद होता है और ओपन हो जाता है तो वो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं कर पाता है। हिप, अगर हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो टारगेट सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट, हिप पेन, एंटाल्जिक गेट, एंटीरियर ग्राइन टेंडनस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन, इसमें भी पेन हो जाता है, और इसमें भी जो चलने का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और टेंडरनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें ग्राइन पेन होता है, और जो इंटरनल रोटेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिंगल जॉइंट अफेक्टेड एंड प्रीवियस ट्रॉमा। यह है क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। आप देखिए ये एक बून है, वहाँ पे उसमें एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। इसमें क्या है, बून है और बून मैरो आता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साइनोवियल कैविटी है, और साइनोवियल कैविटी किससे फिल होती है, साइनोवियल फ्लूइड से, और उसके आसपास एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, मेन जो है, उस मेन जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं
आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज बनी होती है एक तरीके की मैशवॉक से, जिसमें क्या होता है, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, और कॉन्ड्रोसाइट्स अपने आसपास के मैशवॉक जो है कंटेन करती है टाइप 2 कोलिजन का। ये टाइप 2 जो कोलिजन है ये आगे एक्सटेंड होता है और उसके साथ प्रेजेंट होते हैं प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स, और वो प्रोटोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स में होता है एग्रीकेन। ये एग्रीकेन आगे चल के जुड़ते हैं गैग से, जो क्या है ग्लाइकोएमाइन ग्लाइकोकेन्स। ये सब जो है ये आपस में जुड़ के एक मजबूती देता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को। अब जो है पैथोफिजियोलॉजी है वो हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। जो मेन रोल है वो है कार्टिलेज का। तो 3 तरीके से हम फिजियोलॉजी को समझेंगे। पहला है कार्टिलेज चेंज्स, दूसरा है बोन चेंज्स, और तीसरा है अदर चेंज्स। कार्टिलेज चेंज्स में क्या होगा, इसमें जो कार्टिलेज है उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, क्या प्रॉब्लम होगा, बोन में क्या बदलाव आएगा, और उनमें उन दोनों के अलावा और क्या दिक्कत होगी, वो सारे हम यहाँ पे बात करेंगे। बात करते हैं हम पहले कार्टिलेज चेंजेस की। कार्टिलेज का अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, सबसे पहले जानते हैं कार्टिलेज किस किस का बनी है। कार्टिलेज में जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, एक मैशवॉक प्रेजेंट होता है बीच बीच में, वो मैशवॉक जो है टाइप 2 कोलिजन का। ये टाइप 2 जो है कोलिजन जो है इसमें ब्रांचेस होंगे प्रोटियोग्लाइकेन्स। प्रोटियोग्लाइकेन्स में जो है वो मेन होगा एग्रीकेन। एग्रीकेन आगे जुड़ा हुआ होगा गैंग से, और जिसमें होता है केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोडियल सल्फेट और हाइलोरेनिन सल्फेट। ये तीनों इम्पॉर्टेंट गैंग है जो जुड़े रहेंगे एग्रीकेन से, और एग्रीकेन जो है वो रहते हैं टाइप 2 कोलिजन से, और ऐसे ही एक बन जाएगा मैशवॉक। ये क्या प्रोवाइड करेगा आपके कार्टिलेज में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से क्या होगा, वो मजबूत रहेगी। जितना वो मजबूत रहेगी वो उतना ज़्यादा जो है वो कार्टिलेज अच्छे तरीके से जॉइंट की कुशनिंग करेगा। तो अगर जॉइंट आपस में रगड़ाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर स्किन भी रैप्चर्ड होगा या वो तो वहाँ पे भी दर्द होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि सेम कंडीशन में तो स्किन में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा अगर वो रगड़ाएगा आपस में, अगर रैप्चर होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, सेम कंडीशन है जॉइंट्स में। जॉइंट्स में भी अगर मूवमेंट होने पर फ्रिक्शन होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा उनके बीच में टूट फूट होने लगेगी और रैप्चर्ड होने लगेगी वहाँ की सेल्स, और आगे जाके इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रिएट करेगा। बस यही चीज़ें होती हैं जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जब भी रैप्चर होगा तो जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, वो सूजन आ जाएगा नी में, अगर फॉर एग्जांपल नी के जॉइंट में होगा। अब ये देखना है कि ये क्यों होता है। अगर कार्टिलेज जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, उसका जो कारण क्या है, क्योंकि जो कार्टिलेज में सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो जो है वो टाइम बनती रहती है, नए नए जो सेल्स है वो बनती हैं और जो पुरानी सेल्स है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से कार्टिलेज में जो है कार्टिलेज में भी क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो 2 तरीके के एंजाइम्स के लिए काम करती है। पहला एंजाइम जो है वो है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, और जो दूसरा एंजाइम है वो है कंस्ट्रक्टिव एंजाइम। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो मरने लगेंगे। तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें डिस्ट्रक्शन
होने लगेगा, तो कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो कार्टिलेज जो है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो फॉर एग्जांपल कुछ रोल है जो है वो एंजाइम्स का है। सपोज जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स हैं उसको बोलते हैं प्रोटीएस PROTEASE प्रोटीएस। वो कौन है, वो प्रोटीएस जो होते हैं वो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो कोलिजन एक तरीका का प्रोटीन है। अब इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा कॉन्ड्रोसाइट्स का। तो जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। जब कॉन्ड्रोसाइट्स डिस्ट्रॉय होगा तो उसका मैशवॉक जो है वो भी इफ़ेक्ट होगा, और वो जो मैशवॉक जो है वो भी इफ़ेक्ट होगा। मैशवॉक इसमें क्या है, एग्रीकेन्स जो है तो एग्रीकेन्स जो है वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो उसका लेवल जो है एग्रीकेन्स का वो क्या है, लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और अगर एग्रीकेन्स का लेवल कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, एंड जो टाइप 2 कोलिजन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बदले क्या आएगा, टाइप 1 कोलिजन, टाइप 2 के बदले। अब जो है इसकी वजह से जो टाइट जो है मैश वॉक जो था वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। उसकी जब लूज़ हो जाएगा मैश वॉक तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो जॉइंट्स में मूवमेंट के दौरान क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आएगा। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बीच बीच में आपके कार्टिलेज में जो है दरारें क्रिएट करेगा। इन दरारों को कहेंगे फाइब्रिलाइजेशन। और जब कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन होगा तो उसमें से छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स निकलने लगेंगे। वो पार्टिकल्स जो है उसको क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे उसको कहते हैं जॉइंट माइस। तो वो जॉइंट मस जो है वो क्या है, वो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उस पर चिपक जाएगा। वहाँ पर क्या है, साइटोकाइनेंस का एक्शन क्रिएट होगा। साइटोकाइनेंस जो है वही क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो काज करेगा, इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे ही होता है किसमें, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में, जो कार्टिलेज है फॉर एग्जांपल जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। अब हम बात करेंगे बोन चेंज की। अब हम देखेंगे बोन में क्या क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले हमने बात की कार्टिलेज चेंजेस की। अब हम बात करेंगे बोन चेंजेस की। सबसे पहले हम देखेंगे जो जॉइंट्स में जो बोन थी, वो जो बोन के बीच में गैप कम हो चुका है। दो बोन्स के बीच में जो गैप थी वो कम हो चुका है। अब हो रही है रिमॉडलिंग ऑफ बोन कंटूर। और जो आपका जॉइंट था जिस तरीके का वो हुआ करता था वैसा ना हो करके अब उसकी अब रिमॉडलिंग हो रही है। रिमॉडलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ऑसिफिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं और हार्डनिंग जो है हार्डनिंग हो रही है बोन्स में, और जो है सिस्ट्स बन रहे हैं। ये क्या किस में, ये बोन चेंजेस में हो रहा है। अब जो अदर चेंजेस में है वो उसमें क्या क्या हो रहा है, जो साइनोवियल कैप्सूल है, जो साइनोवियल कैप्सूल में जो क्या हो सकता है, सबसे पहले कैप्सूल जो है वो थिक होगा, फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रियल बॉडीज़ जो है वो बनेगी, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड होने लगेगी। वो होगा अदर चेंजेस में। ये था ये था पैथोफिजियोलॉजी। अब है, अब जो है वो है इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर किसी पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कैसे पता चलेगा कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा पेशेंट को, और एमआरआई करना पड़ेगा पेशेंट को, और FBC ESR CRP जो है वो करना पड़ेगा पेशेंट को, और एक्सरे जो है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू ऑफ पेल्विस, हिप ऑस्टियोआर्थराइट, स्टैंडिंग AP रेडियोग्राफ, टिबियोफिमोरल कार्टिलेज, फ्लेक्स्ड स्काईलाइन व्यू, पैटेलोफिमोरल नैरो,
और जो FBC ESR CRP है वो नॉर्मल है, उसमें ज़्यादातर पता नहीं चलता है कि उसको पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है, इसीलिए MRI भी करना ज़रूरी है किसी किसी पेशेंट में। अब साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन भी करते हैं, विस्कोस विद लो टर्बिडिटी CPPD एंड बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, रेडियो आइसोटोप, बोन स्कैन, बोन रिमॉडलिंग और MRI। मैनेजमेंट क्या है उसका, ट्रीटमेंट क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशन, एक्सरसाइजेस, रिडक्शन, ड्रग एंड ऑस्टियोटॉमी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशन इसका मतलब है जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा एजुकेट करना है, उसको बहुत समझाना है पेशेंट को कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो क्या है, ताकि जो पेशेंट है वो अपनी जो बीमारी है वो समझे और वो उसका पूरा ध्यान रख पाए, इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो है एक्सरसाइज है, ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है, उसके लिए पेशेंट को फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। तो पेन मैनेजमेंट देते हैं वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर एग्जांपल टेंस देते हैं, IFT देते हैं जो इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, या एक्सरसाइजेस करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, और क्या है सपोर्टिव थेरेपी करते हैं, असिस्टिव डिवाइस, अगर किसी पेशेंट को किसी डिवाइस की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है या वॉकर की ज़रूरत है, वो देते हैं, फुट ऑर्थोसिस, ब्रेसिस और मैनुअल थेरेपी करते हैं। और रिडक्शन ऑफ एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर्स, उसके ये क्या है, पेशेंट को जो अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको वेट कम करना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज़्यादातर नीज़ में देखने को मिलता है। जो बहुत ज़्यादा जिन पेशेंट में वेट होता है तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए उनको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए कुछ ड्रग्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं पेशेंट को, नॉन एंट्री इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी देते हैं। और अगर इतनी ट्रीटमेंट से अगर पेशेंट ठीक नहीं होगा तो पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना होता है, जिसको हम ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं, या जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा पेशेंट को। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना अपने जो है अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना है, और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ अपने जॉइंट्स को नहीं करना है, वर्कलोड उतना भी नहीं करना है कि जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट पड़े। और जितना ज़्यादा आपको अगर लगे कि मुझे जॉइंट पेन हो रहा है या मुझे चल नहीं पा रहा हूँ या रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, तो पेशेंट को क्या चाहिए कि उसको जल्दी डॉक्टर के पास जाना होता है, अदरवाइज़ उनको फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू।